जय हिंद। आप सभी को आज एडिटोरियल पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 कंप्लीट करेंगे। अगर आप इसके पहले का सेट नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिए। इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है तो ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं इसका PDF प्राप्त करने के लिए और इसका टेस्ट देने के लिए तो शाम में इसका डेली टेस्ट होता है, शाम में टेलीग्राम पे। तो हम लास्ट में बताएंगे, वीडियो को आप देखिए, लास्ट में बताएंगे आपको PDF कैसे मिलेगा और टेस्ट ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1964 ईस्वी में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वारीय वन है। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। तो हिंदुकुश भी है, काराकोरम भी है, कुनबुन भी है। तो कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है। तो हिंदुकुश, काराकोरम, कुनबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुएज नहर नहीं बनाता लेकिन कैस्पियन सागर बनाता है, यूराल पर्वत बनाता है, काकेशस पर्वत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बताइए इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गोरू शिखर है। ये गलत है। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गोरू शिखर है, ये गलत है। इसमें सही क्या है। तो दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी सही है। नीलगिरी सर्वोच्च शिखर है, सही है। और मेघालय पर्वत पठार का सर्वोच्च शिखर नौकरेक है। तो दक्षिण भारत का उच्च चोटी है, ये सही है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है, ये सही है। मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर नौकरेक है, ये बिल्कुल सही है। 7 का आंसर सी गलत था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर है। कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो सिंगापुर है। नेक्स्ट है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। और IUCN का स्थापना कब हुआ था। 1948 में IUCN का स्थापना हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोल रहा है कि रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था। रामसर संधि पे भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी 1982 को किया था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। इस सभी सेट का जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर सभी सेट को देखिए और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामसर सूची के सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है। रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिपोर झील असम में है। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में, मौलिक अधिकार का वर्णन कितने भाग में। तो भाग 3 में है।
मौलिक कर्तव्य का वर्णन कितने में, तो भाग 4 के एक क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, तो बी का क्या होगा, जो 4 हो जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 के क में है। निर्वाचन का वर्णन निर्वाचन का वर्णन भाग 15 में है। और आपात उपबंध का वर्णन कितना है, भाग 18 में। आपात उपबंध का वर्णन कितना है, तो भाग 18 में। तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 के क में है। निर्वाचन का वर्णन भाग 15 में है। आपात उपबंध का वर्णन भाग 18 में है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणालियों में मुख्य अंतर क्या है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक समीक्षा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता पूर्ण नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसकी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध ये मूल अधिकार नहीं है, लेकिन कानून की स्वतंत्रता समानता ये मूल अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता ये मूल अधिकार है, भाषण देने की स्वतंत्रता ये मूल अधिकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। और वित्त आयोग की संसद की नियुक्त, वित्त आयोग को संसद नियुक्त करता है नहीं, वित्त आयोग को नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखिएगा 21 का कौन सा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय, इसका वर्णन आर्टिकल 280 में है, आपको पता ही है। और वित्त आयोग की नियुक्ति संसद नहीं, इसका राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अब वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है, किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था। किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बनाया था किलोखरी को अपनी राजधानी। नेक्स्ट है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खिरीज खां था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिरीज खां था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के कहा जाता है। नेक्स्ट है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट है, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद है। नेक्स्ट है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित था। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट पे आइए, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूना पैक्ट कब हुआ था, 1931 में नहीं, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932, इसलिए गलत है। यहाँ पे पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था। नौसेना विद्रोह कब हुआ था, 1946 में हुआ था, बिल्कुल सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था, बिल्कुल सही है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था। तो नौसेना का विद्रोह 1946 सही है,
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, बोल रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12वां अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम कैरी थे, विलियम कैरी। समाचार दर्पण के संस्थापक कौन थे? तो विलियम कैरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 33, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का क्या कारण है? पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का क्या कारण है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को क्या करता है? परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि क्या होता है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पे होता है, विषुवत रेखा पे। नेक्स्ट है कपड़ों पे लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उसमें धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उसमें उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो 36 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारा बाष्प एवं आर्गन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध और पानी का मिश्रण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 39 नंबर, बताइए इसमें इसका आंसर क्या होगा? डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग निम्न में से कौन है? केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग निम्न में से कौन है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिड है। नेक्स्ट है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बहुत ही सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे जितने भी क्वेश्चन दिए हुआ इस सेट में सभी इंपॉर्टेंट है, इस बुक में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, तो ज़रूर ध्यान से देखिए, जो भी सेट आपका छूटा है उसको कंप्लीट कीजिए और टेस्ट जरूर लगाइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन को किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील्स बोर ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भ एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता या हटाता है? साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता या तो हटाता है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पायसीकरण द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बोल रहा है कि इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओलिव की शाखा, यह है शांति का प्रतीक है। ओलिव की शाखा बोले तो इसका क्या है? तो ये हो जाएगा शांति का प्रतीक, यहाँ पे होगा शांति का प्रतीक, शांति का प्रतीक होगा। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है और संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक क्या है? तो ये है कलम है, इसका आंसर क्या होगा? कलम।
तो याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत था। ओलिव की शाखा ये शांति का प्रतीक है, और संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक क्या है, तो कलम है। कबूतर पक्षी क्या है, शांति का प्रतीक है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था। दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था, औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि बरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। बरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुकाराम ने किया था। बरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने किया, तुकाराम ने किया था। अब आइए स्मरणीय तत्व पे, इसको देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेट के पीछे दिया रहता है। बोल रहा है कि न्याय की जंजीर के रूप में किसको जानते हैं, जहांगीर को जानते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि न्याय की जंजीर के रूप में किसको जाना जाता है, तो जहांगीर को। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। खुसरो की सहायता करने के कारण क्या किया था, जहांगीर गुरु अर्जुन देव को क्या किया था, फांसी दे दिया था। और जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी। नेक्स्ट बोल रहा है, जहांगीर के दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार कौन थे। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिसनदात, मोहम्मद मुराद थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जहांगीर के दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार कौन थे। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिसनदात, मोहम्मद मुराद थे। आगे बोल रहा है, जहांगीर ने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दिया था। आगे बोल रहा है, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पे जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पे जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो भारत आया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो भारत आया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, तो नूरजहां ने करवाया था। नेक्स्ट बोल रहा है, इत्माद-उद-दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। इत्माद-उद-औला का मकबरा किसने निर्माण करवाया था, नूरजहां ने करवाया था। और नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुन्निसा था। आगे बोल रहा है कि मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी था। आगे बोल रहा है कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो शाहजहां का। आगे बोल रहा है कि दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह किसका पुत्र था, शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। तो सर ए अकबर से नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया दारा शिकोह, और दारा शिकोह ने ही भगवत गीता एवं रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि भगवत गीता एवं रामायण का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, दारा शिकोह करवाया था। दारा शिकोह कौन था, शाहजहां का पुत्र था। नेक्स्ट है, दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जानते हैं। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में क्या किया था, बंदी बना के रखा था। आगे कुछ युद्ध दिया हुआ है। धर्मठ का युद्ध कब हुआ था, अप्रैल 1658 में हुआ था। औरंगजेब इसमें विजयी रहा था। ये पूछेगा धर्मठ का युद्ध कब हुआ था। ये सभी युद्ध जो है ना, दारा शिकोह औरंगजेब के बीच हुआ था। दारा शिकोह औरंगजेब के बीच हुआ था, इसमें औरंगजेब विजय रहा था। धर्मठ का युद्ध अप्रैल 1658 में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था मई 1658 में। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था, औरंगजेब इसमें विजय रहा था। देवराई का युद्ध कब हुआ था, मार्च 1659 में हुआ था। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था, औरंगजेब इसमें विजय रहा था। तो धर्मठ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध, इसमें तीनों युद्ध में औरंगजेब विजय रहता है। और तीनों युद्ध होता है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच ही होता है। तो याद रखिएगा, धर्मठ का युद्ध 1658 में, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में, देवराई का युद्ध कब हुआ था, 1659 में। तो सेट नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अगर आप देखिए बताते हैं आपको PDF कहाँ मिलेगा, तो आप इसका हम लिंक, टेलीग्राम चैनल है राहुल स्टडी ग्रुप, उस पर हम PDF इसका डालते हैं। एक और इसका टेस्ट होता है, एक अलग ग्रुप है, नंबर 1 GS टेस्ट सीरीज है। उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और उसमें जाके 6:30 बजे डेली टेस्ट होता है, वहाँ पे जाके टेस्ट दीजिए। तो दोनों का लिंक, और एक और ग्रुप है, स्पेशल करंट अफेयर्स का ग्रुप है, जहाँ पे गौरव सर जो क्लास लेते हैं डेली, जो 10 क्वेश्चन का, वो डेली 10 क्वेश्चन उस ग्रुप में डाला जाता है। उसमें 2023 से ही क्वेश्चन सब डाला हुआ है। आप चाहते हैं कि वहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ें, क्लास करें, गौरव सर का सब लोग क्लास करते ही होंगे। आप चाहते हैं कि क्लास करके वहाँ पर हम टेस्ट दें, रिवीजन करें, तो तीनों ग्रुप, एक PDF ग्रुप और एक टेस्ट सीरीज और एक करंट अफेयर्स ग्रुप, तीनों का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा।
और एक बात और, बहुत लोग बोल रहे हैं कि एक दिन में ना 2 सेट कंप्लीट कीजिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मतलब एक दिन में 2 सेट कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसे तो डेली एक ही सेट कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ एक दिन में 2 सेट कंप्लीट करें, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक, इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद सब एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि 1 सेट डेली हो या तो 2 सेट डेली हो, तो ज़रूर बताइए कि हाँ डेली 1 सेट होना चाहिए, डेली 2 सेट होना चाहिए। और लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आप टेस्ट जितना दीजिएगा, आपको जितना रिवीजन होगा उतना कन्फ्यूजन दूर होगा। तो टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और उसमें बोर्ड सब कुछ डालते हैं, जो भी स्टडी मटेरियल आता है उसमें डाल देते हैं। तो आप उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।